अस्सलाम वालेकुम, जी टीवी के साथ मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सदर शम्स। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचेंगे। कराची शिपयार्ड का दौरा और तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से ताजिर बिरादरी और नून लीग के मकामी रहनुमाओं की मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। शहबाज शरीफ कराची शिपयार्ड का दौरा करेंगे और तकरीब में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक तकरीब में दीगर इत्तेहादी जमातों के वुज़रा भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ताजिर बिरादरी और नून लीग के मकामी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। तमाम मुलाकातें वज़ीर आला हाउस में होंगी। ताजिर बिरादरी से मुलाकात में बजट तजावीज़, डॉलर रेट में इजाफा समेत मुआशी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आला सिंध निजी दौरे पर अमरीका में मौजूद होने के बाइस मुलाकातों का हिस्सा नहीं होंगे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कराची। वज़ीर आज़म अपने दौरे में सियासी और मुआशी मामलात के हवाले से मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इसके अलावा ताजरों का वफ़द भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन से जानते हैं। जी खावर हुसैन, बताइएगा मुलाकात कब तय है? खबर बताइएगा मुलाकात कब तय है? जी आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच रहे हैं। वो कराची शिपयार्ड पर आज होने वाली तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। जो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 2018 में मुआहिदा तय पाया था एक बहरी जहाज़ की तामीर के लिए, उसे मुकम्मल कर लिया गया और इस PNS बदर का नाम रखा गया था इस जहाज़ के लिए, जो कि 4 जहाज़ तैयार किए जाएंगे। आज इस तकरीब में वज़ीर आज़म मेहमान खुसूसी होंगे। उसके बाद वो वज़ीर आला हाउस तशरीफ़ लाएंगे। वहाँ पर वो अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग लेंगे पुलिस और रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान से। उसके बाद वो बिज़नेस कम्युनिटी से भी आज मुलाकात करेंगे और जो मईशत को दरपेश मसाइल हैं उस हवाले से और कराची में जो मुआशी सूरत हाल है उस हवाले से तजावीज़ ली जाएंगी वज़ीर आज़म की जानिब से। जबकि डॉलर की बढ़ती हुई कीमत और महंगाई और उसके साथ ही साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से भी बातचीत की जाएगी ताजिर बिरादरी से। इसके बाद वज़ीर आला अहम शख्सियात से भी जिनमें इत्तेहादी भी हैं और मुस्लिम लीग नून के जो मकामी रहनुमा हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। जो तकरीबात आज होंगी वज़ीर आज़म की, उन्हें पाकिस्तान टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। जी अच्छा, खावर हुसैन हमारे साथ रहिएगा। आपको बताएं कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी वफाकी हुकूमत क्या चाहती है और क्या मशवरे देगी। हमारे नुमाइंदे असगर अजीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जावेद बलवानी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी असगर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ PHMA हाउस में और हमारे साथ मौजूद हैं कराची चैम्बर के साबिक प्रेसिडेंट जावेद बलवानी साहब। वज़ीर आज़म आज जब कराची पहुँचेंगे तो वो ताजिर बिरादरी से दोपहर 3 बजे मुलाकात करेंगे। ताहम मुलाकात से पहले कुछ इक़दाम भी वफाक ने उठाए हैं डॉलर के रेट को बेहतर करने के लिए, इकानमी को बेहतर करने के लिए कुछ आइटम पर पाबंदी भी लगाई हैं। ताजिर बिरादरी उनसे मुलाकात करेगी और जावेद बलवानी साहब से हम जानेंगे क्या इस मुलाकात में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी होंगे आपके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो ये हैं कि उन्होंने हमसे मशवरा नहीं किया और कराची चैम्बर तो पाकिस्तान का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चैम्बर और कराची शहर जो पाकिस्तान का मोर देन 50% एक्सपोर्ट यहाँ से और टैक्स की मद में 67-65% कराची से जाता है। तो इनको सबसे पहले कराची चैम्बर से मशवरा करना चाहिए था। चलो इमरजेंसी है, इमरजेंसी में टाइम बचाने के लिए इन्होंने जो भी किया हम समझते हैं इन्होंने करना चाहिए हर चीज़ को कि हमको मुल्क बचाना है, हमको मुल्क को डिफ़ॉल्टर होने से बचाना है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मुल्क है। इनको अब मशवरा करने आ जा रहे हैं तो हम ये बातें ज़रूर करेंगे और बेहतरी की कोई चीज़ें बताएंगे कि ये करने से क्या नुकसान है, ये करने से क्या फ़ायदा है। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि आपके इंपोर्ट जो फजूल चीज़ें हो रही हैं, जहां आपके डॉलर फजूल में ज़ाया हो रहे हैं जिसका इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है, उसको बचाया जाए और ऐसा भी ना हो कि उसको रोकने के बाद जो पाकिस्तान में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके अंदर ब्लैक मेलिंग शुरू ना हो जाए और वो गलत काम ना शुरू कर दें कि प्रॉफिट बहुत बढ़ा दें कि चलो अब इंपोर्ट बंद हो गया। ऐसी तरकीब और ऐसी चीज़ें हमने सजेस्ट करनी है, इंशाल्लाह हम करेंगे कि आवाम को भी तकलीफ़ ना हो,
मुल्क को भी जो इंपोर्ट पे पाबंदी लगी है तो कहीं उससे स्मगलिंग एकदम ना बढ़ जाए। नहीं, स्मगलिंग तो मैं नहीं समझता कि अब बढ़े। जब से FATF आया है तो स्मगलिंग दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है। स्मगलिंग भी आप कहते हो बढ़ सकती है मगर मुश्किल है अब। मगर जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे गाड़ी की इंपोर्ट बंद कर दी तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऐसा नहीं कि अपने दाम बढ़ा दें, समझे। वैसे 2 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, 2 दफ़ा बढ़ा। असेंबलर इस तरह मोबाइल फ़ोन करा तो ऐसा नहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने दाम बढ़ा दें। ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी और उधर भी बैरियर्स लगाने पड़ेंगे, इधर भी बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। हुकूमत कहती है जो बैंड लगाया है ये डॉलर के रेट को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है, तो क्या इसके साथ साथ जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए कोई बड़े इकदाम की ज़रूरत है? और जो रिबेट आप लोगों को मिल रहा था FBR से रिटर्न, क्या वो अभी भी मिल रहा है? देखें, FBR में रिबेट और हमारे सेल टैक्स के रिफंड्स और DLTL और एक रिड्यूस टैरिफ, ये 4 चीज़ें थी। रिबेट अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है और अभी जो है जब से इन्होंने ऑनलाइन का सिस्टम किया है रिबेट फ़ौरन आ जाता है और PSW के बाद पाकिस्तान सिंगल विंडो के बाद बहुत अच्छा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किया था मगर वो FBR के लोगों ने बड़ी बात की और उस पर हम अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह सेल टैक्स भी जो है प्रीवियस गवर्नमेंट ने मेहनत की थी, FBR के लोगों ने मेहनत की, वो भी हमें रिफंड मिल रहा है। बट DLTL और रिड्यूस रेट की जो बात कर रही है गवर्नमेंट के वो हम ख़त्म कर देंगे। मैं समझता हूँ उसको नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है, हमें डॉलर्स चाहिए, हमें डॉलर वो चाहिए जो हमारी मेहनत के हों। हमें वो डॉलर को डिस्करेज करना चाहिए जो हम बोरोइंग करते हैं, जो सूद पे लाते हैं। ठीक है जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखा कि बिजनेस कम्युनिटी जो कहती है कि हम मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह करेंगे और जो इक़दामात वो जो बिज़नेस के अगेंस्ट करने जा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, चूँकि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत है और उसका एक ही ज़रिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट पर जो तवज्जो दें। जी ठीक है, वज़ीर आज़म के दौरे कराची के हवाले से अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे असगर अजीम और खावर हुसैन, आप दोनों का शुक्रिया। कुल ज़र मुबादला ज़खायर में $200 बिलियन से ज़ायद की एक और कमी अदम एतमाद के बोझ के बाद से $6.5 बिलियन से ज़ायद की कमी हो चुकी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने अपने ट्वीट में लिखा कि ताज्जुब की कोई बात नहीं कि रुपया गिर रहा है। इलेक्शन कमीशन 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली रेफरेंसेस पर फैसला आज दोपहर 3 बजे सुनाएगा। PTI मुनहरिफ अरकान के वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने मंगल के रोज फैसला महफूज किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजा था। अब तो भतीजी भी कहती है कि चाचू हुकूमत छोड़ दो। चाचू सिर्फ एक वोट की अक्सरियत पर मुख्तदर हलकों से 1.5 साल की गारंटी की भीख मांग रहा है जो उसे नहीं मिल रही। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम लिखा कि कल सुप्रीम कोर्ट के सुमोटो के फैसले ने FIA, NAB और ANF में बदनामे ज़माना सियासतदानों के केसों के खात्मे का रास्ता रोक दिया। शेख रशीद का कहना था कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात को मुबारकबाद देने नहीं बल्कि दोनों भाइयों को लड़वाने गया था। मईशत की खौफनाक तबाही पर खामोशी कौमी गुनाह है। तमाम कौम और इदारों को कहता हूँ कि जागते रहना, पाकिस्तान को मिलकर तबाही से बचाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के दौरे रूस पर पाकिस्तान को सजा देना दुरुस्त अमल नहीं। इस साजिश का इकरार भी किया कि इमरान खान को क्यों हटाया गया। रहनुमा PTI शहबाज गिल का ट्विटर पैगाम, कहा इमरान खान के दौरे हुकूमत में तरक्की की शरह पेट्रोल दुनिया भर से सस्ता होने के बाद इमरान खान के दौरे रूस की हिमायत की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उमर सरफराज सीमा की गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफी के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने उमर सरफराज सीमा की दरखास्त पर एतराज़ात खत्म कर दिए और केस की मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा का कहना है कि वज़ारत आला पंजाब से इस्तीफा देने और कबूल करने वाले को देखना चाहिए था कि इस्तीफा आईनी है या नहीं। एडवोकेट जनरल की रिपोर्ट कह रही है इस्तीफा रद्दी के बराबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 10,000 रुपए मुतल्लकों की एवज जमानत मंजूर की है। इसी पर बात करते हैं आसिया कौसर से। जी आसिया, अपडेट कीजिएगा। अच्छा शुक्रिया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिन्नल ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर ली है और हलीम आदिल शेख की जानिब से वकील बैरिस्टर
علی بخاری جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے 10,000 روپے مچلوقوں کی عوض جو ہے وہ ضمانت منظور کر لی ہے۔ شکریہ آسیہ کوثر، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ حکومت بجلی کا شارٹ فال کم کرنے میں ناکام، ذرائع کے مطابق ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6,580 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں صالح عباسی سے۔ جی صالح، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملک میں توانائی بحران جو ہے وہ تھمنے کی بجائے بڑھ رہا ہے اور حکومت کے بھی جو دعوے ہیں وہ محض دعوے ہی ہیں۔ اس وقت جو ملک میں بجلی کا شارٹ فال ہے وہ 6,580 میگا واٹ تک جا پہنچا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایندھن کی کمی کے باعث بجلی کی پیداوار مزید کم ہوئی ہے۔ پاور ڈویژن کے ذرائع کے مطابق بجلی کی پیداوار 19,420 میگا واٹ رہ گئی ہے۔ بجلی کی کل طلب جو ہے وہ اس وقت 26,000 میگا واٹ سے زائد ہے۔ اس کے علاوہ سرکاری اور نجی پاور پلانٹس کو کوئلے اور LNG پوری مقدار میں نہیں مل رہے، جس کے باعث جو شارٹ فال ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے LNG کے جو سودے کیے ہیں اس کے رسد کے لیے ڈالرز کی جو ہے وہ ادائیگی ضروری ہے۔ ادائیگی نہ ہونے سے ایندھن کی فراہمی جو ہے وہ متعلقہ پاور پلانٹس کو نہیں ہو رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جن پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار ہے ان کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ ٹھیک ہے صالح عباسی، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ ملک میں بجلی کا بحران ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرنے لگا۔ مجموعی شارٹ فال 5,053 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث عوام پریشان ہے۔ کہتے ہیں جس طرح ہر مہینے بل بھیجے جاتے تھے، اسی پھرتی سے اگر بجلی بحران پر قابو پانے کی کوشش کی جائے تو مشکلات میں کمی آ سکتی ہے۔ 40, 45 اور 50 ڈگری سینٹی گریڈ کو برداشت کرنے کے لیے عوام بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث شدید کوفت کا شکار ہیں۔ اسلام آباد جہاں سہولیات کی فراہمی کے بلند و بانگ دعوے کیے جاتے ہیں، اس شہر کے رہنے والے بجلی جیسی بنیادی سہولت کے مسائل کا شکار ہیں۔ نیند بھی نہیں آ رہی تھی، تو اتنے سارے مچھر تھے، اسکول سے تھکے آئے ہیں تو اتنے پسینہ گھر جائیں گے، مما سے بجلی بھی نہیں ہے تو گھر میں تو پانی کی مشکلات ہے، بجلی کی مشکلات ہے۔ جب عمران خان ہوتے تھے اتنی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب بہت مسئلہ ہے۔ لاہور میں بسنے والے بھی بجلی جانے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ بہت زیادہ لائٹ جا رہی ہے، لوگ کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور اس بجلی کی وجہ سے نا لوگ کافی چیزیں الیکٹرانک چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ جب سے نئی حکومت آئی ہے کوئی پانی نہیں ہے، کوئی بجلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سارے ہی ہم لوگ کافی دنوں سے پریشان ہیں، تو پلیز ہیلپ می۔ پشاور کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے اور دیہی علاقوں میں 16 گھنٹے بجلی کی بندش کی جا رہی ہے۔ حکومت سے التماس یہی ہے کہ خدا را بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے آپ کام کریں، بجلی لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کیا جائے۔ وفاقی حکومت سے درخواست کیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں پر رحم کیا جائے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کام کیا جائے۔ دن ہو یا رات، کوئٹہ میں کسی بھی وقت بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے کوئٹہ میں، بلکہ پورے پاکستان میں۔ تو میں تو وفاقی حکومت ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو کہ وابڈا ہیں یا جو بھی ادارے ہیں، ان سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی رہے۔ ملک بھر کے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا جائے تاکہ اس جھلسا دینے والے موسم میں کچھ تو سکون مل سکے۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر جاری ہے۔ لاہور میں شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں ٹریفک وارڈن اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے شہر کی سڑکوں پر موجود ہیں۔ وقار شوکت کی رپورٹ دیکھیے۔ جوتوں اور وردی پر دھول، چہرے پر پسینہ اور کھڑے ہیں سخت گرمی میں سورج کے سامنے۔ یہ ہے لاہور ٹریفک پولیس کے جوان۔ یہ جوان دن بھر لاہور جیسے مصروف ترین شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر رکھنے کے لیے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ جی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ایک اہلکار کا کہنا تھا کہ بچوں کا رزق اور فرض کی ادائیگی ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ عوام اگر ساتھ دیں تو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کم ہو سکتی ہے اور سب لوگ حادثات سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری اللہ پاک نے لگائی ہے کہ ہم جو ہے سڑک پہ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے شہریوں کی خدمت کریں تاکہ وہ بآسانی سہولت کے ساتھ اپنی اپنی منزل مقصود پر پہنچیں۔ شہری کہتے ہیں بلا شبہ جتنی گرمی ہے اس کے پیش نظر ہر شخص گرمی سے بچنے کی کوشش میں ہے، مگر ٹریفک پولیس اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے نظر آ رہے ہیں جس سے حادثات کم ہوتے ہیں۔ یہ اپنا ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک ٹریفک کو فلو میں رکھنے کے لیے ان کی ڈیوٹی بہت ضروری ہے، یہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، اتنی گرمی میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ ٹریفک پولیس قوانین کے عمل کروانے کے لیے ہمہ وقت سڑکوں پر نظر آتے ہیں، مگر کچھ مقامات پر محکمہ ٹریفک کے اہلکار اپنی ڈیوٹی سے منحرف بھی دکھائی دیتے ہیں جس سے ٹریفک انتظامات میں خلل پیدا ہوتا ہے اور حادثات میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیمرہ مین سلمان مراج کے ساتھ وقار شوکت، جی ٹی وی نیوز لاہور۔
रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूटा तो अवाम ने मौसम को एंजॉय किया और तफरीह मुकामात का रुख कर लिया। मजीद बता रही हैं आफ्ताब जहां। जी आफ्ताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मौसम की अगर हम बात करें तो रात गए जो हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, वक्फे वक्फे से जो बारिशों का सिलसिला कल से शुरू हुआ है, उसके बाद शहर इख्तिदार का मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है, क्योंकि आजकल जो हीट वेव चल रहा था उसकी वजह से काफ़ी जो है वो गर्मी हो रही थी। शहरी जो है खासा गर्मी से सताए हुए थे, लेकिन क्योंकि बारिशों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है तो शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। और सुबह से भी जो हल्की बूंदाबांदी हो रही है, किसी किसी सेक्टर में तेज़ बारिशें भी हो रही है, तो शहरियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया है और घरों से जो है वो बाहर निकले हैं, तफरीही मुकामात पर पहुंच गए और खूब इस मौसम को जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त भी अगर हम बात करें मौसम की तो आसमान पर सुरमई बादलों ने डेरा जमाया हुआ है और किसी भी वक्त जो है वो जम के बरसने को तैयार है। बारिश के बाद जो इस्लामाबाद का दर्जे हरारत है उसमें भी कमी हुई और कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि मौसम के अहवाल बताने वालों ने मजीद भी ये पेशेंगोई की है कि जुमेरात से मंगल तक जो है वो बारिशें जो है वो होंगी, जिसकी वजह से मौसम जो है वो और जो है वो सुहाना होगा। और हमने ये भी देखा है कि जो मंचले यहाँ पर है वो भी इस मौसम को इंजॉय करते हुए अपने कैमरे की आंख में जो है वो इस जो इंजॉयमेंट है उसको भी महफूज कर रहे हैं। जी टीवी की कोशिशें रंग लाने लगी। जी टीवी की कवरेज के बाद WHO की टीम ने डेरा बुगटी का दौरा किया और पीरगांव में बुनियादी सेहत मरकज में दाखिल हैजे के मरीजों की अयादत की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मुतासरा मरीजों के लिए अद्वियात, 50 बेड्स और 1 एम्बुलेंस फराहम कर दी। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, डेरा बुगटी की सब तहसील पीरगांव में जिस तरह से हैजे की वबा फूटी और GTV ने वहां पर तमाम मसाइल जो है वो उजागर किए, उसके बाद जो है जहां हुकूमत की जानिब से इस इलाके में सेहत की सहूलियात और पीने के साफ पानी के टैंकर फराम किए जा रहे हैं, वहीं पर जो है WHO के डिप्टी डायरेक्टर ने भी पीरगांव का विजिट किया और विजिट के दौरान उन्होंने मरीजों की अयादत की। साथ ही साथ उन्होंने 50 बेड, 1 एम्बुलेंस और मेडिसिन जो है वो उन्हें फराम कर दी है। जबकि उन्हें ये भी बताया गया है कि थैलीसीमिया का अस्पताल भी जल्द डेरा बुगटी में कायम कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो दीगर सेहत की सहूलियात है वो भी जल्द फराम की जाएंगी, ताकि ना सिर्फ ये कि हैजे की वबा पर काबू पाया जा सके, बल्कि वहाँ पर सेहत की जो दीगर सहूलियात के हवाले से जो मसाइल का सामना है उसे भी कम किया जा सके। जो एम्बुलेंस है उसकी चाबी जो है वो इस वक्त नवाबजादा शाहजैन बुगटी के हवाले की गई है, जिसके बाद जो है ना सिर्फ ये एम्बुलेंस पीरगांव में इस्तेमाल की जाएगी बल्कि दूर दराज के इलाकों में भी मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने की। ठीक है बुशरा कमर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, आपका शुक्रिया। लाहौर में शदीद गर्मी की वजह से ठंडे मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया। मुज़र सेहत मशरूबात और बर्फ की फरोख से शहरी डायरिया के मर्ज में मुब्तला होने लगे। मजीद बता रहे हैं वहीद गुजर। जी वहीद। जी बिल्कुल, देखें गर्मी की शिद्दत बरकरार होने की वजह से हमने देखा कि बर्फ़ का इस्तेमाल जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। इसी तरह मशरूबात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मगर मुज़र सेहत मशरूबात की वजह से हस्पतालों में जो है वो भी रश बढ़ना शुरू हो चुका है। डायरिया के मरीज़ या दीगर अमराज में मुब्तला जो है शहरी हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सर्विसेज अस्पताल में, यहाँ पर हम बात करेंगे DMS डॉक्टर राबिया तुफैल साहबा से। मैं तो यही कहूँगी कि लोग जो हैं वो बाहर के मशरूबात, बाहर की चीज़ों का इस्तेमाल कम करें, घर रहें और बच्चों का भी ख्याल करें ताकि कोई बाहर से चीज़ें लेके कम खाएं। जैसे लोग आजकल बच्चे बर्फ़ का गोला या ऐसी चीज़ें बाहर से लेके खा लेते हैं, वो भी बच्चों के लिए मुज़र सेहत है। बच्चों को घर रखें, गर्मी से बचाएं और उबले पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जो गैर मुज़र सेहत जो है मशरूबात हैं उनसे परहेज़ किया जाए और बच्चों को बाहर से चीज़ें जो हैं वो ना लेकर दी जाएं, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी से भी बचना है और अपने आप को ठंडा रखने के लिए जो शहरी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो इसको कम कर दें, घर से चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर यही सूरत रही तो अस्पतालों में तो रोज़ाना की बुनियाद पर काफ़ी बड़ी तादाद में शहरी भी आ रहे हैं, छोटे बच्चे भी आ रहे हैं और बुजुर्ग शहरी भी जो हैं डायरिया में मुब्तला जो है अस्पतालों में इस वक्त एडमिट हो रहे हैं। जी कोयटा शहर में पानी की बदतरीन किल्लत पैदा हो गई। वाजिबात की अदम अदायगी पर कैस्को हुक्काम ने वासा के ट्यूबवेलों के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। शहर में बढ़ता हुआ दर्जा हरारत और पानी का बहरान शहरियों के लिए दोहरी मुसीबत का बायस बन गया। कोयटा से मोहम्मद फैजान खान की रिपोर्ट देखिए।
کوئٹہ شہر میں پانی کے بدترین بحران نے جنم لے لیا۔ شدید گرمی میں پانی کی قلت نے شہریوں کو دھورے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ شہر کو پانی فراہم کرنے والے ادارہ واسا کیسکو کا 1 ارب 20 کروڑ روپے کا نادہندہ ہے۔ واجبات کی عدم ادائیگی پر ہر ماہ کیسکو واسا کے ٹیوب ویل کے کنیکشن منقطع کر دیتا ہے، جس کے باعث واسا کے ٹیوب ویل اور واٹر فلٹر پلانٹس بھی غیر فعال ہو گئے۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وہ واجبات کی ادائیگی کرنے سے قاصر ہیں۔ پچھلے 2 سالوں سے ہمیں ایڈیشنل کی مد میں بھی اتنے پیسے نہیں ملے جتنے ہماری ریکوائرمنٹ تھی، تو ابھی اس کی وجہ سے ہمارے جو اس کی کیسکو کی جو لائبلٹی ہے وہ تقریباً 120 کروڑ 1 ارب 20 کروڑ کے برابر ہو گئی ہے، اور جبکہ ہمارا جو منتھلی آتا ہے بل آتا ہے کیسکو کا تو وہ تقریباً 7 کروڑ کو ٹچ کر رہے ہیں۔ واسا سے پانی کی فراہمی ممکن نہ ہونے کے باعث کوئٹہ کے شہری فلاحی تنظیموں مختلف نجی ٹیوب ویلوں سے پانی حاصل کر رہے ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے واسا کے واجبات جلد سے جلد ادا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ حکومت سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ آپ عوام کے اوپر رحم کریں، یہ واسا والوں کے ساتھ تھوڑا سا تعاون کریں، ان کے واجب الادا ختم ہو جائے تاکہ لوگوں کے گھروں میں صاف پانی ان کو میسر ہو سکے۔ سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں بیچارے سب آ رہے ادھر پانی ادھر سے بھر کے 3-3 4-4 5-5 کلومیٹر سے لوگ آ رہے ہیں، اور ادھر واسا بولتا ہے کہ بھائی ہم لوگ پانی دے رہے، 1 گھنٹ بھی نہیں دے رہے واسا۔ واسا حکام کے مطابق فنڈز کے اجرا کے لیے سمری صوبائی حکومت کو بھیجی جا چکی ہے۔ فنڈز کا اجرا ہوتے ہی کیسکو کو واجبات کی ادائیگی کر دی جائے گی۔ کیمرامین خلیل اللہ کے ساتھ محمد فیضان خان، جی ٹی وی نیوز کوئٹہ۔ کوئٹہ میں CIA نے بڑی کارروائی کر کے 4 بچوں کے اغوا اور 2 کروڑ 10 لاکھ تاوان وصول کرنے والے گروہ کے 7 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ گروہ کا ایک رکن فرار ہو گیا۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، کوئٹہ میں CIA نے بڑی کارروائی کر کے 4 بچوں کے اغوا اور 2 کروڑ 10 لاکھ تاوان وصول کرنے والے گروہ کے 7 اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا۔ اسی پر بات کرتے ہیں فیضان خان سے۔ جی فیضان، کیا اپڈیٹ ہے مزید؟ جی ہاں بالکل، کوئٹہ پولیس CIA نے مشرقی بائی پاس میں کارروائی کرتے ہوئے وقت میں ملوث سرگنا سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر دیا، جبکہ ایک ملزم جو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ DIC کوئٹہ کے مطابق یہ جو ملزمان تھے انہوں نے گزشتہ سال 2 بچوں کو اور اس سال بھی 2 بچوں کو اغوا کیا تھا اور 2 کروڑ 10 لاکھ روپے تاوان وصول کیا تھا۔ DIG کوئٹہ کے مطابق جو ملزمان ہیں ان سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور جو فرار ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مار ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے اور جلد اسے بھی گرفتار کر دیا جائے گا۔ جی فیضان خان ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ پشاور کے علاقے تھانہ چمکینی کے حدود میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہونے والے SHO شکیل خان کی شہادت کا مقدمہ SHO احمد اللہ کی مدیت میں تھانہ CTD میں نامعلوم ملزمان کی خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ FIR میں کہا گیا ہے کہ شکیل خان پولیس وردی میں اپنی گاڑی میں اکیلے تھانے کی طرف ڈیوٹی پر جا رہے تھے کہ دہشت گردوں نے پیچھا کیا اور اندھا دھند فائرنگ کر کے انہیں شہید کر دیا۔ ملک کے نامور موسیقار اور فلم ساز اے حمید کو دنیا سے گزرے آج 31 برس بیت گئے۔ ان کے ترتیب کردہ نغمات آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ اے حمید نے اردو اور پنجابی فلموں کے لیے یادگار گیت تخلیق کیے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے GTV نیوز۔